नमस्कार, द मैंगो पीपल आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज हम आप सबके बीच एक मुलाकात का दूसरा एपिसोड लेकर आए हैं। हावड़ा में भाजपा नाम सुनते ही जो नाम दिमाग में सबसे पहले आता है वो है श्री उमेश राय जी का। तो आइए चलिए मिलते हैं भाजपा के कर्मठ, जुझारू, जनप्रिय एवं 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हारा हूँ लेकिन मरा नहीं हूँ का नारा देने वाले श्री उमेश राय जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आज की इस खास बातचीत की शुरुआत हम लोग बंगाल विधानसभा 2021 चुनाव से ही करेंगे। आपने 66,053 वोट पाए। सबसे पहले तो हम उसके लिए बधाई देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बधाई उत्तर हावड़ा की सम्मानित जनता को है। सर, इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला प्रश्न है, वो ये है कि मात्र 5,522 वोट से आप हारे। बहुत छोटी सी मार्जिन से आप इस चुनाव को हारे हैं, तो इसकी समीक्षा आपने ज़रूर की होगी। इस पर इसके प्रमुख कारण क्या रहे सर? आपकी नज़र में क्या कारण रहे कि मात्र 5,522 वोट से ही आप इलेक्शन हारे? देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा का एक अपना अलग ही पहचान है। बिना हिंसा के पश्चिम बंगाल में किसी भी स्तर का कोई चुनाव नहीं हो, आज तक नहीं हो पाया है। और जिस बात की आशंका हम लोगों ने बार बार चुनाव आयोग से व्यक्त की थी, वही हम लोग के साथ घटना घटी। पूरे पश्चिम बंगाल में इकलौता विधानसभा क्षेत्र उत्तर हावड़ा था जहां पर चुनाव के दिन मतदान के शुरू होने के 3 घंटा पहले से गलियों में जहाँ विशेषकर भारतीय जनता पार्टी का पिछले चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन रहा है, उन सब इलाकों में लगातार बम्बार्डिंग होते रहा। लगभग 27 से ज़्यादा सारे दिन में बम चले। यहाँ मतदाताओं को मतदान केंद्र पर जाने से रोका गया। उन क्षेत्रों में ही ये घटनाएं हुई जिन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा पकड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं को रोका गया। साथ ही साथ लोगों के बीच एक हिंसा फैलाकर भय का माहौल बनाने का प्रयास किया गया और इसके कारण हमारे कई इलाकों में मतदान का प्रतिशत बहुत कम रहा। लगभग कई जगहों पर तो 50% मतदान हुआ, कहीं 52-53% हुआ, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक थे, वो मतदाता थे, वो मतदान केंद्र तक नहीं जा पाए, उनको रोका गया, जिसके कारण हम लोगों को हार का सामना करना पड़ा। सर, तो आपको लगता है सिर्फ भय और संतरास ही कारण रहे हैं आपकी हार के, या कुछ और भी है? नहीं, एकदम। मैं आपको बताऊं, स्वाभाविक रूप से उत्तर हावड़ा में 2011 के चुनाव में उत्तर हावड़ा में चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को 60,000 कुछ वोट मिले थे। 2016 में उत्तर हावड़ा विधानसभा से चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार को मात्र 61,000 वोट मिले थे। वहीं मुझे उत्तर हावड़ा की जनता ने 66,053 वोट दिए। तो कहीं ना कहीं उन जीतने वाले उम्मीदवारों से कहीं ज़्यादा, 5,000 से ज़्यादा वोट मुझे मिला। मुझे उम्मीद था कि इस विधानसभा चुनाव में मुझे 80,000 के करीब वोट मिलेगा, जो हम लोगों का कैलकुलेशन चुनाव के पहले होता है। और यही कैलकुलेशन कहीं ना कहीं तृणमूल के पास भी था। तो उन लोगों ने उन सभी जगहों को चिन्हित किया जिस जगह पर भारतीय जनता पार्टी के, चूँकि पिछले लोकसभा चुनाव का डेटा आपके पास है, उसके पहले के लोकसभा चुनाव का डेटा है, तो जिन जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा है, उन क्षेत्रों को चिन्हित करके वहाँ पर चुनाव के पहले लोगों को धमकाया गया, डराया गया, जिसकी पूरी शिकायत हम लोगों ने चुनाव आयोग से की। उसके बावजूद भी चुनाव के दिन बम चलाना, मकानों में लोगों को रोकना और इस तरीके से जहाँ हमारा वोट बैंक था वहाँ पर लोगों को मतदान करने से रोकने का जो उनका ये रणनीति था, उसमें वो लोग सफल हो गए। और स्वाभाविक है, देखिए, हार जीत तो अपनी जगह पर है। हारने वाला हार गया। वोट मुझे 5,522 वोट कम मिले, तो हम लोगों ने हार स्वीकार कर लिया है। लेकिन लोकतंत्र में आखिर कब तक हिंसा का सहारा लेकर आप जनता के मत को बदल कर फैब्रिकेट करेंगे, अपने पक्ष में ले जाएंगे, ये अब ज़्यादा दिन तक नहीं होने वाला है। चूँकि इस चुनाव में बहुत हद तक हिंसा को काबू करने का काम किया गया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। लेकिन जो लोग बूथ लूटने का काम करते हैं, जिसको रिगिंग बोलते हैं बंगाल में, वो साइंटिफिक रिगिंग करके यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस ने अपना काम कर लिया। सर, एक प्रश्न और दिमाग में आता है जब हम बंगाल की इस बार के जो परिणाम है, जो चुनाव के परिणाम हैं, उनको देखते हैं तो सन 2016 में भाजपा ने मात्र 3 सीट पाए थे बंगाल में और 2021 के विधानसभा चुनाव में 77 सीट पाए। यानी कि अगर हम लोग देखें तो 74 सीटों का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन बहुमत से बहुत कम। और आपके पार्टी के जो शीर्ष के नेता थे, उनकी जो स्लोगन थे इलेक्शन के ठीक पहले कि 2 मई दीदी गई, अब की बार 200 पार, तो ये जो नारे थे मात्र जुमले बनकर रह गए, ये ज़मीन पर हो नहीं पाए। ऐसा क्यों? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ।
पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जो ज़मीन था वो सत्ता पाने लायक स्थिति में कभी नहीं रहा। चूँकि पिछले 5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल को टारगेट किया और यहाँ पर एक लक्ष्य तय किया कि हमको 200 सीट जीतना है। जब आप अपने कार्यकर्ताओं को लक्ष्य नहीं देंगे तो उस लक्ष्य को साधने के लिए प्रयास कैसे होगा। तो केंद्रीय नेतृत्व ने एक लक्ष्य रखा कि 200 के पार बीजेपी को जाना है और उसी को लेकर हम लोगों ने काम शुरू किया। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो बंगाल से हैं और पूरे देश की नज़रें बंगाल पर टिकी थी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और इसके लिए बीजेपी ने प्रयास भी किया और ज़ोरदार प्रयास किया। अगर आप वोट परसेंटेज देखिए या बीजेपी का परफॉर्मेंस देखिएगा तो आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि 3 सीट से 77 सीट, आप इसको कैसे समझ रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में लोग नहीं हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में कई फैक्टर काम किए हैं, उसमें से एक फैक्टर रहा है मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन। मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का सबसे बड़ा हथियार रहा है। साथ ही साथ मुस्लिम वोटरों को बीजेपी के नाम से इतना डराया गया, इतना भय दिखाया गया। मैं चूँकि खुद उम्मीदवार था, जब मैं लोगों के पास जाता था तो लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे मुस्लिम वोटर को बता दिया गया कि बीजेपी बस आएगी और आपको देश से निकाल कर फेंक देगी। तो हम चाहे जितना भी प्रयास कर लिए लोगों को समझाने का, लेकिन जो लोगों के मन में एक डर पैदा करने का काम, डर को बैठा देने का काम तृणमूल कांग्रेस ने किया, वो कहीं ना कहीं उसमें सफल रह गए। मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन हुआ और पश्चिम बंगाल में माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 10 वर्षों में उन्होंने इस बंगाल के पूरी व्यवस्था को लालच के बदले वोट लेने का जो उनका एक फार्मूला रहा है उसमें परिणित कर दिया। और तरह तरह के वादे करके, ऐसे ऐसे वादे जिन वादों की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप किसी समाज में सोच सकते हैं क्या कि कोई पार्टी सत्ता में आने के लिए ये बोल दे कि मैं बंगाल में जितने लोग 60 साल से अधिक उम्र के हैं सबको पेंशन देंगे, पश्चिम बंगाल में जितनी महिलाएं हैं सबको लक्की भंडार में हम 500-500 रुपये हाथ खर्च देंगे, सारे बच्चों को हम मोबाइल के लिए पैसे देंगे, सारे क्लबों को पैसा देंगे, सारे सीनियर सिटीजन को पेंशन देंगे। मैंने 18 साल से अधिक उम्र की कोई भी महिला विधवा होती है तो उनको विधवा पेंशन देंगे। आप कल्पना कर सकते हैं जो लोग सरकार चलाते हैं, जिनके पास आंकड़ा होता है, वो कभी ऐसे निराधार बात नहीं कह सकते हैं। ये बात वही कह सकता है केजरीवाल जैसा नेता, जिसको ना राजनीति से लेना देना है, ना जिसको सरकार चलाने की कोई जवाबदेही है, सत्ता में आना है, कुछ भी बोल दीजिए। ठीक ममता बनर्जी जी ने तीसरी बार सत्ता में आने के लिए बंगाल के लोगों के साथ भी ऐसा ही किया। अब आप देख लीजिए, 3 महीने सरकार बने हो गए, अब लक्की भंडार का फार्म बट रहा है, उसके लिए टीएमसी को आपको पैसा देना है, कट मनी बिना दिए फार्म नहीं मिलेगा। अब दीदी ने उसके लिए क्राइटेरिया तय कर दिया। घोषणा पत्र में तो कहीं नहीं था कि किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा। अब आप पेंशन मिलने का बात है तो मेरे माता पिताजी को भी मिलेगा क्या पेंशन? दीदी ने तो कहा था सबके लिए पेंशन है, आपके माता पिताजी को पेंशन मिलेगा क्या? प्रयास करके देख लीजिए। अब वो क्राइटेरिया तय हो जाएगा, फॉर्म टीएमसी के कार्यालय से मिलेगा, जो सर्टिफिकेट उसके लिए चाहिए, आय प्रमाण पत्र, वो विधायक जी के यहाँ से मिलेगा। उनके यहाँ तो मशीन लगाया हुआ है, बीजेपी और तृणमूल का टेस्टर है, आप जाइएगा टेस्ट करके देखा जाएगा, अच्छा हाँ ये टीएमसी है क्या, इनको फॉर्म दो, अच्छा ये वहाँ रहता है, इनको नहीं दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कोरोना महामारी जैसे बीमारी से जूझने के लिए पूरा देश को के साथ बंगाल को छोड़ दिया गया। जब उस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन निकला तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन को लेकर, पूरे देश में कहीं सुने हैं कि कहीं राजनीतिक दल को देख देख के वैक्सीन दिया जा रहा है, लेकिन आप यहाँ चले जाइए, मेरे पास कई हजार व्यक्ति हैं, मैं जिनका नाम के साथ आपको बता सकता हूँ कि वो अपने घर से वैक्सीनेशन सेंटर के तरफ नहीं जा सकते हैं। सेंटर पर जाना तो दूर, जैसे रास्ता में निकलिएगा तो लोगों ने कहा वैक्सीन लेने, आपको नहीं मिलेगा, आप तो बीजेपी करते हैं, आप बीजेपी को वोट दिए हैं, या आपके इलाके से बीजेपी जीती है इसलिए आपको वैक्सीन नहीं मिलेगा। इस तरह की राजनीति जहाँ होती है, जहाँ सत्ताधारी पार्टी के लोगों की मानसिकता इस तरह की होगी, वहाँ पर आपको कहाँ से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल जाएगा सबके लिए? तो कहीं ना कहीं ये पश्चिम बंगाल लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं गलत ट्रैक पर है। जी, इस चुनाव से ही जुड़ा हुआ हमारा अगला प्रश्न भी है। पोस्ट पोल वायलेंस बहुत
हद तक बहुत हम लोग देख रहे हैं मीडिया में, हर जगह हम लोग को देखने को मिल रहा है, एक स्वस्थ समाज हो या गणतंत्र हो उसमें हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब बंगाल के बाद त्रिपुरा में भी भाजपा और तृणमूल एक दूसरे के आमने सामने हैं और स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। खुद आपने भी 8 मई को गोलाबाड़ी थाने का इस इशू को लेकर आपने भी घेराव किया था, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति का मैंने पहले लाइन में ही कहा था कि हिंसा के साथ इसका पुराना रिश्ता रहा है। जब आप आज़ादी के समय से शुरू करके अभी तक देख लीजिए, जितनी बार सत्ता परिवर्तन के लिए बंगाल में जब कोई राजनीतिक दल प्रयास करता है तो उसमें हिंसा, हत्या, लूट, अपराध ये सब चलता है। लेकिन अपने सारे पुराने रिकॉर्डों को तोड़कर तृणमूल कांग्रेस सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई। चुनाव परिणाम आने के बाद 40 से ज़्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। कई महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार जैसी घटना हुई है। अभी 4-5 दिन पहले साउथ 24 परगना में एक महिला के शरीर पर ब्लेड से काटा गया और उसको और उसकी बेटी को किरासन तेल से नहलाकर आग लगाया जा रहा था, पैसे की मांग को लेकर। बीजेपी करते हैं, अगर आपको इलाके में रहना है तो आपको पैसा देना होगा पार्टी ऑफिस में। बगनान में, हावड़ा के बगनान में एक मुख्य बधिर महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना हुई और उस महिला का दोष सिर्फ इतना था कि उसके पति बीजेपी के अध्यक्ष हैं। अब आप समझ सकते हैं कि राजनीति का स्तर कहाँ चला गया है। इसी पश्चिम बंगाल में सीपीएम के समय में पंचायत चुनाव में हम लोगों को देखने को मिलता था कि जो लोग नॉमिनेशन करते थे सीपीएम के खिलाफ, उनके घर पर कफन का कपड़ा भेज दिया जाता था, तय कर लो, या तो विड्रॉ कर लो नॉमिनेशन और नहीं तो ये कपड़ा रख लो, आपके पति की हत्या हो जाएगी, अब यही पहन के आपको रखना पड़ेगा। उस जगह पर तृणमूल कांग्रेस उससे कई हाथ और कई कदम आगे बढ़कर हिंसा के बल पर ही सत्ता पाने का काम किया। अब तो किसी कॉलेज का चुनाव भी बिना बम गोली के बंगाल में नहीं होता है, उसमें हावड़ा भी अछूता नहीं है। हमारे यहाँ भी कई 100 लोग जिस दिन परिणाम निकला उसके बाद से घर से लापता थे, अपने रिश्तेदारों के घर थे। कई लोगों के घरों को तोड़ा गया, अभी तक बहुत सारे लोगों का घर टूटा हुआ है। मानवाधिकार आयोग में मामला किया गया है, वो सारे मामलों पर सुनवाई हुई है। हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि इन सारे लोगों को घर लौटाया जाए। आप मुझे बताइए कि एक सभ्य समाज में आप कैसे किसी को जबरन बोल सकते हैं कि नहीं आपको तृणमूल कांग्रेस ही करना है। आप तृणमूल कांग्रेस नहीं करेंगे या आप सत्ता के साथ नहीं रहेंगे तो आपको समाज में रहने का अधिकार नहीं है। तो ये कभी हो ही नहीं सकता लोकतंत्र में, तो ये इसको माना ही नहीं जा सकता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में परंपरा है। दूसरी बात आपने त्रिपुरा का कहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ और मीडिया ने इसका पर्दाफाश भी किया है। तृणमूल कांग्रेस के लोग त्रिपुरा में इच्छाकृत तरीके से एक प्लान करके वहाँ का माहौल बिगाड़ने के लिए जा रहे हैं। जहाँ इनका कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, कोई आंदोलन नहीं है, वहाँ जबरन जा रहे हैं। कई जगह तो अपने गाड़ी पर अपने ही हमला कर ले रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के कई प्रवक्ता बता रहे हैं कि हम तो पॉकेट में ब्लेड लेके आए हैं, आप कहिए तो हम अभी अपना नस काट लेते हैं। इस तरह का घटना, एक महिला नेत्री हैं, वो छात्र नेत्री अपने आप को कहती हैं तृणमूल कांग्रेस की, वो सड़कों पर मोटरसाइकिल खड़ा है, लाठी से बंगाल से जाके त्रिपुरा में अब गाड़ी का शीशा तोड़ रही हैं। इतना साहस कहाँ से आता है? ये प्लान्ड है। उनके पास कैमरा तैयार है, उनके पास लोग तैयार है, सोशल मीडिया तैयार है। ये करना है और इसका लाभ बंगाल को में दिलाना है। बंगाल में हिंसा हो रही है, उस हिंसा से ध्यान बटाने के लिए त्रिपुरा में जाकर ये ज़बरदस्ती का वहाँ माहौल बना रहे हैं। जबकि इनके गाड़ियों पर हमला आप देखिए, उसमें एक इनके टीएमसी के नेता हैं, कोई रहा है, उनको सर पे चोट लगा था, बहुत बड़ा सा पट्टी बांधे थे। ये सब मुख्यमंत्री से सीख रहे हैं। पैर में हल्की चोट लगती है, प्लास्टर करके मुख्यमंत्री बैठ जाती हैं। जिस दिन चुनाव खत्म होता है उस दिन प्लास्टर खुल जाता है, चलने लगती हैं, फुटबॉल भी खेल रही हैं। आप सोचिए कि एक नए युग में, एक आधुनिक भारत में युवाओं की क्या भूमिका होगी। युवा झूठ बोल के राजनीति कर रहा है, सर फट गया, यहाँ माथा पकड़ता है, पानी यहाँ लगाया जाता है, रुमाल यहाँ रखा जाता है और पट्टी बनता है यहाँ। आप नहीं सोच सकते हैं कि एक प्री प्लान है। त्रिपुरा में माहौल बिगाड़कर तृणमूल कांग्रेस कहीं ना कहीं बंगाल में हो रही हिंसा से लोगों का ध्यान बटाना चाहती है। सर, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तो होगी राजनीतिक बातें, भाजपा वाले बोलते हैं कि तृणमूल वाले ऐसा कर रहे हैं, तृणमूल वाले बोलते हैं कि भाजपा वाले ऐसे कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आम आदमी कहाँ है? आम आदमी पे इसका कितना बुरा असर पड़ रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पश्चिम बंगाल का दुर्भाग्य रहा है, स्वतंत्रता के बाद से ही पश्चिम बंगाल में जो सरकारें बनी, वो उन सरकारों ने कभी भी बंगाल के व्यापक विकास के लिए, उनके पास कभी कोई परिकल्पना ही उनके पास नहीं रही है।
जिनकी सरकार बनी वो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा समय तक कैसे सत्ता में बने रहे उसके लिए काम किया। कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस ने भी लगभग 2 दशकों तक यही प्रयास किया कि उनके साथ मुस्लिम वोट बैंक बना रहे और बाकी का कैसे वोट बैंक मैनेज करे जिससे कि उनकी सरकार अधिक समय तक चले। जब सीपीएम सत्ता में आई तो सीपीएम ने भी ऐसा ही किया, यूनियन की राजनीति की। और एक ही समाज में कई तरह के यूनियन, जैसे मजदूरों का यूनियन सीपीएम का, उसके अंदर जो उनके अधिकारी हैं कारखाने में उनका यूनियन सीपीएम का, मालिकों के यूनियन सीपीएम का, माल खरीदने वालों का यूनियन सीपीएम का। अजीब तरह का एक माहौल था, एक मकड़ जाल बनाकर लोगों को अपने दल में पकड़ के रखने की एक राजनीति सीपीएम ने शुरू की बंगाल में। और सत्ता में कैसे बने रहें इसके लिए उन्होंने लगातार प्रयास किया। लेकिन कभी भी बंगाल का विकास कैसे हो, कैसे बंगाल की सड़कें चमके, फ्लाईओवर कैसे बने, यहाँ पर उद्योग कैसे आएगा, नहीं, इससे मतलब नहीं है। मेरे जुलूस में अधिक लोग कैसे आएंगे, किस मिल में कब ताला बंद करा दें, इस मिल का ताला बंद कराएंगे तो 5000 लोग अभी घूमेंगे 3 महीना, 3 महीना के बाद इसको खुलवा दो, दूसरा मिल को बंद कराओ, 5000 लोग वहाँ से घूमेंगे। इस मानसिकता से जब सरकारें चलेंगी तो स्वाभाविक रूप से बंगाल का विकास नहीं होगा। ममता बनर्जी जी सीपीएम का विरोध करके जब सत्ता में आई तो उनके पास यही सब मुद्दे थे, रोजगार देंगी, सुरक्षा देंगी, महिलाओं को स्वनिर्भर बनाएंगी, पश्चिम बंगाल के किसानों को उनका अधिकार दिलाएंगी, ऐसी बड़ी बड़ी बातें कह के सत्ता में आई। और ठीक वही कल कारखाने आज भी बंद है। बंगाल समिट करती हैं, समिट होता है, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं और एक भी उद्योग नहीं आता है। स्टार सीमेंट फैक्ट्री लगाता है और राज्य सरकार उसके लिए अपने आप का अपना पीठ अपने थपथपा लेता है और बताता है कि देखिए हम लोगों ने रोज़गार दिया। तो प्राइवेट कंपनियों एक का भी खुलना राज्य सरकार उसका श्रेय ले रही है। स्वाभाविक रूप से पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक माहौल है, इस माहौल में यहाँ से व्यवसायी पलायन कर रहे हैं। यहाँ आना तो दूर, लोग जिस तरह की हिंसा यहाँ हो रही है, जिस तरीके से तोलाबाजी पश्चिम बंगाल के कल्चर में शामिल हो गया, कट मनी जैसे शब्द खुलेआम यहाँ पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री खुद खड़ा होकर बोलती हैं अपने मंच पर कि जिन लोगों ने पार्टी के नाम पर जितना पैसा लिया है भाई ईमानदारी से पार्टी फंड में जमा करा। उनके पार्टी के कई सांसद इस तरह के बयान देते हैं कि आपने ज़्यादा पैसा ले लिया, अब नहीं, अब रहने दो। इस तरह की मानसिकता जहाँ जिस सरकार में जिस दल में रहेगा आप उसे अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ विकास नहीं होगा। तो पश्चिम बंगाल की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के लोगों से बहुत सारे वादे किए थे कि हमारी सरकार बनती है तो हम बंगाल को विकास के पथ पर ले जाएंगे, बंगाल को सोनार बंगला बनाएंगे। व्यंग करते थे लोग, सोनार बंगला कहाँ से बनाएंगे, इतना सोना कहाँ से लाएंगे, तरह तरह की बातें। तो इनका काम करने की मानसिकता ही नहीं है, इनका कंसेप्ट में ही नहीं है। इनको लोगों को मूर्ख बनाकर, उनको बरगलाकर किसी तरह वोट लेना है और सत्ता में बने रहना है। ये इस मानसिकता से बंगाल चल रहा है। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ की आम जनता के भाग्य में अभी कुछ दिनों तक दुख और लिखा हुआ है। सर, आपके माध्यम से आपकी पार्टी भाजपा से एक प्रश्न पूछना था जो आम आदमी के मन में है। वो ये है कि जो आदमी अपना सब कुछ दांव पे लगा के भाजपा करता है लेकिन आज वो कहीं ना कहीं संकट में है, उसके समर्थक हो या कार्यकर्ता हो, तो उनको बचाने के लिए और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप और आपकी पार्टी क्या कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को अपने आपस में हम लोग इसको भारतीय जनता परिवार कहते हैं। बीजेपी का हर कार्यकर्ता, हर नेता एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने कभी आशा भी नहीं किया था कि चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर इतनी हिंसा होगी। उसके बावजूद भी जिन कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं, जो लोग बेघर हुए हैं, उन सब लोगों को दूसरे ज़िलों में रखने की व्यवस्था, दूसरे प्रदेशों में रखने की व्यवस्था, उनके परिवार का खर्च चलाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये व्यापक स्तर पर ये चल रहा है और ये दिखावे का विषय नहीं है कि जिसको दिखावा करना है, प्रदर्शित करना है। साथ ही साथ जिन कार्यकर्ताओं जो घायल हुए हैं उनका इलाज पार्टी करवा रही है। बहुत सारे लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है, पार्टी उसकी समीक्षा भी कर रही है और उन लोगों को उसकी क्षतिपूर्ति देने की भी व्यवस्था कर रही है। साथ ही साथ राजनीतिक हिंसा में बीजेपी के जो लोग मारे गए उन सब परिवारों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर पर आर्थिक मदद देने का काम किया। कई ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए जिनके परिवार के लोगों को 5-5 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी ने दिया और ये आपने कई बार मीडिया के माध्यम से भी देखा है। तो हम अपने कार्यकर्ताओं के दुख में, सुख में उनके पास है, उनके साथ हैं। चूँकि भारतीय जनता पार्टी दिखावा में ज़्यादा विश्वास नहीं करती है तो कार्यकर्ताओं से जुड़ा विषय है। हर एक कार्यकर्ता एक दूसरे के पास है। स्वाभाविक रूप से हम बड़ी जीत की उम्मीद लगाए बैठे थे, उसमें हम लोगों का जो सीट कम आया, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है
और इस तरह की हिंसा की बात हम लोगों को पार्टी ने भी कभी नहीं सिखाया। अब देख लीजिए बीजेपी की जहाँ सरकारें हैं, हम लोग भी तो चुनाव लड़ते हैं। आप कहीं सुने हैं कि राजनीति में चुनाव हो रहा वहाँ हिंसा हो गया, वोट देने के लिए किसी को गोली मार दिया गया, और चुनाव खत्म होने के बाद सरकार बनने के बाद हिंसा होगी, इसकी तो कभी कल्पना भी हम लोग एक सब समाज में नहीं करते हैं। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के लिए उनके पास हमेशा निरंतर खड़ी रही, आने वाले समय में भी हम रहेंगे। हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, एकजुट है, और हम मिलकर फिर लड़ाई को लड़ेंगे। और जब तक बंगाल में कमल नहीं खिलेगा, हम विश्राम करने वाले लोगों में से नहीं हैं।